बच्चे को इंग्लिश आए चाहे ना आए, लेकिन अपनी भाषा जरूर आनी चाहिए, हिंदी जरूर आनी चाहिए। उसके लिए कहीं न कहीं सरकार दोषी है जी। इसलिए दोषी है कि अगर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई होती तो ये विडंबना न होती कि हम अभी तक मेरे दिमाग में था कि इंग्लिश जान जाइए, अंग्रेजी जान जाइए, पूरे विश्व में घूम लीजिए। ऐसा नहीं है जी। उनके क्या का भाषा उपयोग करना वहाँ उन्होंने कहा डच भाषा का प्रयोग कीजिए। फिर मैं फ्रांस गया, फ्रांस में जिस होटल में रुके थे उस होटल का जो है मैनेजर, उसने कहा कि आप फ्रेंच भाषा में भेजिए। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि आप भारत में रह के अंग्रेजी जान गए हैं तो उसके बाद आप कहीं जाएंगे, कहीं भी आप यात्रा करेंगे तो वहाँ के भाषा को लागू किया जाएगा, बोलना पड़ेगा। को क्या कुछ बिगुल फिर से फूका जाएगा क्योंकि 27 का चुनाव भी है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होता है, तो क्या इसके लिए कुछ आप लोग करेंगे कि जिससे मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इसके बारे में चिंतन करें? बिल्कुल चिंतन करें और को राष्ट्रभाषा घोषित की जाए। तो क्या लगता है सरकार इसके बारे में चेतेगी या राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित करेगी या नहीं करेगी? और लेकिन जब बात आती है तो हर राज्य का हर जो अलग अलग भाषाएं आ जाती हैं जिसको लेकर जो है विवाद भी होता है। जैसे अभी आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहां में आप जाइए, अगर आप यूपी के हैं या बिहार के हैं, वहां का भाषा बोल रहे हैं या हिंदी का उपयोग करें तो कहते हैं हमारे यहाँ आप हो तो महाराष्ट्री उपयोग करें। तो ऐसे दौर में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित की जाएगी? देखिए, राष्ट्रभाषा घोषित करना संविधान का काम है और सरकार का काम है। और जैसा कि भाजपा के घोषणा पत्र में था, पहले से थे, सत्ता के आने के पहले से 11 वर्ष से पहले था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे। और जहाँ तक विवाद की बात है, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। नमस्कार सभी को, इस समय हम अयोध्या में मौजूद है। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनके द्वारा अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा कि जो भी प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनकी प्रतिभा को आगे ले जाना और उन्हें सम्मानित करना कि उनका मनोबल बढ़े और वो समाज के लिए और अच्छा कार्य करें, ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं। और जैसे हिंदी दिवस आप जानते ही हैं, विश्व हिंदी दिवस, और ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से किसी न किसी व्यक्ति की प्रतिभा को वो निखारते हैं। तो इस बार भी विश्व हिंदी दिवस पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में आयोजन होने जा रहा है और अब इसके बारे में पूरी जानकारी अशोक सम्राट जी से लेंगे कि ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य रहेगा और इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे। ऐसे कई सवाल रहेंगे और आज बहुत बड़ी बैठक हुई, लोगों ने बातें रखी और बताया कि इस कार्यक्रम को कैसे करना है और कैसे भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, उसके लिए एक रणनीति तैयार की गई है। अब अशोक सम्राट जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए, आज आप लोगों ने एक बैठक की है, किस जगह बैठक की और इस बैठक का क्या उद्देश्य रहा, क्या रणनीति तैयार करके क्या कार्यक्रम करेंगे आप? आज की बैठक वैद्य जी के भवन, वैद्य जी का मंदिर है रघुनाथ भवन सिंगारहाट में, वहीं पे हुई है। और आगामी 10 जनवरी को, चूँकि विश्व हिंदी दिवस है, हम लोगों की संस्था हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान अनवरत रूप से विगत कई वर्षों से हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी भाषा और साहित्य को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए हम लोग अनवरत मांग रखे हैं। और इस संबंध में हमने राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया है। और 14 सितंबर हिंदी दिवस पर और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पे लगातार हमारी संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। तो आगामी 10 जनवरी क्योंकि विश्व हिंदी दिवस है और ये कार्यक्रम तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में होना है, जिसमें संगोष्ठी है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हिंदी, उसमें परिचर्चा होगी और उसके बाद कवि सम्मेलन भी होगा। जी, जैसे कवि सम्मेलन की बात की तो इस बार कौन से नए चेहरे को आप लोगों के समक्ष लाएंगे अयोध्या में, या वही पुराने लोग ही रहेंगे, क्या संदेश रहेगा? नए चेहरे भी आएंगे, युवा लोग भी आएंगे उसमें, और हिंदी के समग्र विकास पे परिचर्चा होगी। जी, चूँकि 2006 से ही सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है
कि भारत के जितने भी दूतावास हो विश्व स्तर पर सब जगह हिंदी के संवर्धन के लिए सेमिनार और गोष्ठियाँ हो रही हैं और जहाँ भी भारत के दूतावास हैं पूरे विश्व स्तर पे इसका कार्यक्रम हिंदी के विकास के लिए हो रहा है। लेकिन भारत सरकार की चेतना कुछ कम जगी है, क्योंकि जब तक हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन जाती तब तक हमारी संस्कृति और सभ्यता समृद्ध नहीं होगी। जैसे एक सवाल ये आ गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा को लेके, और इसके लिए हमें लगता है कि हम भी देख रहे हैं 10 वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं, मतलब 10 साल से हम देख रहे हैं, उसके पहले से भी आप संघर्ष कर रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित की जाए जो है। तो क्या लगता है सरकार इसके बारे में चेतेगी या राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित करेगी या नहीं करेगी? और लेकिन जब बात आती है तो हर राज्य का हर जो अलग अलग भाषाएं आ जाती हैं जिसको लेकर जो है विवाद भी होता है। जैसे अभी आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहां में आप जाइए, अगर आप यूपी के हैं या बिहार के हैं, वहां का भाषा बोल रहे हैं या हिंदी का उपयोग करें तो कहते हैं हमारे यहाँ आप हो तो महाराष्ट्री उपयोग करें। तो ऐसे दौर में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित की जाएगी? देखिए, राष्ट्रभाषा घोषित करना संविधान का काम है और सरकार का काम है। और जैसा कि भाजपा के घोषणा पत्र में था, पहले से थे, सत्ता के आने के पहले से 11 वर्ष से पहले था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे। और जहाँ तक विवाद की बात है, प्रदेशों का विवाद आप ले रहे हैं, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, 3-4 राज्य जो दक्षिणी राज्य हैं वही विरोध करते हैं जी। तो विरोध का कोई मतलब नहीं होता। जिसे भारतीय संविधान जब आप लागू हो जाता है, जिसे आपने देखा इतना दुर्ग मामला था, धारा 370 हटी, सारी व्यवस्थाएं सामान्य हुई कि नहीं हुई जी। इसी तरह अगर सरकार चाह जाए तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बोलते संवैधानिक ढंग से हो जाएगा, संवैधानिक ढंग से हो जाए, संविधान का पालन करना सबका दायित्व बनता है जी। तो कहने का मतलब भारत विश्व का ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं है जी। और जिस देश की भाषा समृद्ध नहीं है वो देश कैसे समृद्ध हो सकता है? आप चले जाए, मैं अभी गया था यूरोप की यात्रा पे, 5 देशों की यात्रा मैंने किया, जिसमें मैं फ्रांस भी गया, स्विट्जरलैंड गया, बेल्जियम गया, नीदरलैंड गया। नीदरलैंड में डच भाषा का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि हम अभी तक मेरे दिमाग में था कि इंग्लिश जान जाइए, अंग्रेजी जान जाइए, पूरे विश्व में घूम लीजिए। ऐसा नहीं है जी। उनके क्या का भाषा उपयोग करना है, उन्होंने कहा डच भाषा का उपयोग कीजिए। फिर मैं फ्रांस गया, फ्रांस में जिस होटल में रुके थे उस होटल का जो है मैनेजर, उसने कहा कि आप फ्रेंच भाषा में भेजिए। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि अब भारत में रह के अंग्रेजी जान गए हैं तो देश में कहीं भी आप यात्रा करेंगे तो वहाँ के भाषा को लागू किया जाए, बोलना पड़ेगा। तो ये निष्ठा होनी चाहिए जी। जैसे भारत है हमारा, तो भारत में हिंदी के प्रति उनको निष्ठा होनी चाहिए। भाषाएं जानना है तो बहुत अच्छी चीज है, तमाम भाषाओं को आदमी को जानना चाहिए, जितना भी भाषाओं लेकिन हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। हिंदी हमारी मूल संस्कृति से जुड़ी हुई है जी। जब हमारी संस्कृति समृद्ध होगी तभी तो हमारी भारतीय संस्कृति। एक बड़ा सवाल होगा, जैसे आज के कल्चर में लोग हिंदी के स्कूल में जहाँ हिंदी मीडियम होता है वहाँ अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते, और हिंदी कहते हैं कि अगर आएगा तो ये अनपढ़ ही है, तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए आपकी संस्था कैसे काम करेगी कि बच्चे को इंग्लिश आए चाहे ना आए, लेकिन अपनी भाषा जरूर आनी चाहिए, हिंदी जरूर आनी चाहिए। उसके लिए कहीं न कहीं सरकार दोषी है जी। इसलिए दोषी है कि अगर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई होती तो ये विडंबना न होती जी। अब तो हिंदी जो है आपके गूगल पे भी आ रहा, सारी चीजें सब कुछ उपलब्ध हो रहा है हिंदी में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इसको संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए, राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए तो ये सब सवाल आसान हो जाते हैं। जैसे आदमी को सड़क पे चलना है तो एक आचार संहिता है, बाएं चलो। अब जब वो संविधान बन जाए कि नहीं बाएं आपको चलना ही चलना है, तो निश्चित रूप से आदमी चलेगा जी, उसका अनुपालन करेगा। तो 10 जनवरी को क्या कुछ बिगुल फिर से फूंका जाएगा? क्योंकि 27 का चुनाव भी है जी। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होता है, तो क्या इसके लिए कुछ आप लोग करेंगे कि जिससे मोदी जी और प्रधानमंत्री जी इसके बारे में चिंतन करें? बिल्कुल चिंतन करें। और हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों की संस्था बहुत शुरू से 2005 से पहले ही यहाँ हम लोग हिंदी के संबंधित कार्यक्रम करते हैं, और हिंदी को प्रतिष्ठापित करने के लिए मैंने कई बार ज्ञापन दिया है
कि यहाँ चूँकि भगवान राम की नगरी है, विश्व प्रसिद्ध नगरी है, और यहाँ से हिंदी की आवाज़ बुलंद हो, इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भवन और वाचनालय की मांग किए हैं। चूँकि साहित्यकार जो है अपनी लेखनी से मजबूत होता है तो आर्थिक ढंग से कमज़ोर भी हो जाता है, इसलिए हमने साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा और उनको पेंशन की सुविधा की भी मांग किया है, जो कभी आप जिंदगी जी। अब बहुत छोटे छोटे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा इंटरव्यू, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, 2-3 और छोटा छोटा जवाब। मुख्य अतिथि कौन कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि अभी तक जो क्लियर हुआ है उसमें अपर आयुक्त तो यहाँ के हैं अजय कांत सैनी जी, और विशिष्ट अतिथि में आपके ये नगर आयुक्त महोदय हैं जी, अपर आयुक्त महोदय हैं, मेयर साहब हैं, और अभी हम लोग कार्ड हम लोग कोई प्रदेश से कोई? हाँ, प्रदेश से भी आ सकते हैं, उसके लिए भी 2-3 दिन का समय है। मतलब उस पर भी रणनीति हाँ। तैयार हो रही है। उसी संबंध में बैठक कोई मंत्री जी। और कितने बजे से कार्यक्रम चलेगा और कहाँ पे होगा कार्यक्रम, और अयोध्या की जनता को या जहाँ तक ये आवाज जाएगी क्या संदेश देंगे आप? ये कार्यक्रम तो हमारा 11 बजे से है जी। तुलसी स्मारक भवन चूँकि मेन जगह है जिसमें अनुरत रामलीला होती है, उसी में कार्यक्रम है, और लगातार ये 4 बजे तक चलेगा। और इसका संदेश ये है कि हिंदी जो है प्रचारित और प्रसारित हो विश्व में, जिससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विस्तार। जैसे अयोध्या धाम में बैठे हैं, हाँ, और संतों की नगरी मानी जाती है, हमेशा राममयी रहता है, जी। तो कौन कौन मुख्य अतिथि संत के रूप में रहेंगे? संत के रूप में आपके जो है एम.बी. दास जी हैं, हाँ, मोहन दास जी हैं, बड़ी जगह के मोहन जी हैं, हाँ। सारे संतों का हमको समर्थन मिलता रहता है, सब लोग रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। जी। कोई नेतृत्व करेगा आपके? नेतृत्व में अब अध्यक्षता हमारे भरत दास जी कर ही रहे हैं जी उदासीन संगत ऋषि आश्रम के डॉक्टर भरत दास जी जी उसके अध्यक्ष जी। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य, राष्ट्रीय महामंत्री हिंदी प्रचार प्रसार सेवा समिति। तो इस प्रकार से आपने सुना कि जो कार्यक्रम होने जा रहा है 2026 में 10 तारीख को, वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहेगा और उसका संदेश भी अच्छा है। तो जो संदेश दिया गया है कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश तो पढ़ा रहे हो, हिंदी जरूर जाने, कि वो कहे मातृभाषा है, और जब ये मातृभाषा है तो राष्ट्रभाषा के लिए, जब हम हिंदी जानेंगे तभी आगे हम राष्ट्रभाषा के लिए संघर्ष कर सकते हैं।